एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम एनडीए में आए हुए आप तक के फ्रॉम 2012 टू 2020 जितने केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए सब कवर करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मेरे साथ बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलना ताकि आपको लास्ट मोमेंट में एकदम से रिवीजन कर सकें और आप इजीली मार्क्स उसमें स्कोर कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मेनली। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, जैसा कि इसका आंसर है मीथेन, बट इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं, ठीक है। बायोगैस में मीथेन होती है, बायोगैस गोबर गैस भी होती है, ठीक है। गोबर गैस इज एग्जांपल ऑफ बायोगैस। सबसे पहले मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। इसको ही मैं नेचुरल गैस भी कहता हूँ, इसको ही मैं नेचुरल गैस भी कहता हूँ। तो अगर क्वेश्चन आए कि नेचुरल गैस क्या है तो उसका आंसर भी मीथेन होगा। जब नेचुरल गैस को मैं कंप्रेस करता हूँ, जब नेचुरल गैस को मैं कंप्रेस करता हूँ तो वो मेरी CNG बनती है। CNG आप लोगों ने देखा होगा जो एज अ फ्यूल यूज़ होती है, ठीक है, लिक्विफाइड। इसको मैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहता हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपके CNG मीथेन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिख रही है वो है ब्यूटेन, जो है ब्यूटेन। ब्यूटेन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ब्यूटेन के साथ आप बिल्कुल नोट करेंगे, ब्यूटेन के साथ नोट करेंगे LPG आप लोगों ने सुना होगा, जिसको मैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहता हूँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहता हूँ। ये किससे मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन ब्यूटेन का आइसोमर होता है, उतनी डिटेल में हमने जाना नहीं है। तो ब्यूटेन से हमारा ये दिमाग में क्लिक करा, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और वो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से बना होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। सब दूसरी बात, LPG गैस में जो स्मेल के लिए हम कंपाउंड यूज़ करते हैं उसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टेन, उसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टेन। ये सब चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे क्योंकि हर एक पार्ट से आपके सवाल बने हुए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ऑन रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स फॉर्म्स ऑक्साइड विच आर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल्स के साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वो हमारा बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखते हैं हम ऑक्साइड्स की बात करिए। तो ऑक्साइड से हर साल क्वेश्चन देखा गया है। तो सबसे पहला आता है बेसिक ऑक्साइड, सबसे पहला आता है बेसिक ऑक्साइड, जो कि कैसे बनता है? जब मेटल मेरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरा बेसिक ऑक्साइड बनेगा और उसे मेटल ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। दूसरी बात, जब मेरा नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जो ऑक्साइड बनाएगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तीसरी कैटेगरी इसमें आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड को, तीसरी कैटेगरी आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। तो एनडीए ने जितनी बार भी सवाल पूछा है तो दो ऑक्साइड पूछे हैं उसने, एक है ZNO और एक है Al2O3। वैसे लेड ऑक्साइड, PbO2, ये सब क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये सब क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। एनडीए ने सिर्फ ये और इसको बार बार पूछा हुआ है। एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी दिखाएंगे, एसिडिक की भी और बेसिक की भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइहाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन अ कॉमर्शियल स्केल बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स व्हेन अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैस इज फॉर्म्ड, इट इज नोन एज। तो CO और H2 को देख के एक चीज दिमाग में बिल्कुल क्लिक करनी चाहिए कि सबसे पहला ऑप्शन है वाटर गैस। वाटर गैस को मैं सिन गैस भी कहता हूं और इसी को भी मैं सिंथेसिस गैस भी कहता हूं। और वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO प्लस H2। ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया सवाल है। दूसरा आता है मेरा प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस के साथ नोट करेंगे CO प्लस N2, CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस के साथ नोट करेंगे। तो यहाँ से दो तरीके के सवाल बार बार पूछे गए हैं, एक वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस से। वाटर गैस हो चाहे सिंथेसिस गैस हो या सिन गैस हो, आंसर इज CO प्लस H2।
क्वेश्चन में प्रेजेंट है CO प्लस H2 और दूसरा क्या है प्रोड्यूसर गैस, तो CO प्लस N2 इज अवर प्रोड्यूसर गैस। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल बनते हैं जो एनडीए में बार बार पूछे गए हैं, तो हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर से क्वेश्चंस में आने की कोशिश करेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस दो तरीके की होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस और एक होती है टेम्पररी हार्डनेस। तो हार्डनेस, पानी में हार्डनेस होती है ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से। तो पहला सवाल तो यहीं क्लियर हो गया। दूसरा है परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस जब भी आएगा तो वो कैल्शियम के और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट की वजह से होगा। और जब भी टेम्पररी हार्डनेस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होगा। कभी कभी क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी लिख लेते हैं, दोनों एक ही बात है। दूसरी तरीके का सवाल जो हार्डनेस ऑफ वाटर से आता है वो आता है कि इन हार्डनेस को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो जब भी टेम्पररी हार्डनेस की बात आई तो बाय सिंपल बॉइलिंग, सबसे पहला ऑप्शन, बाय सिंपल बॉइलिंग हम इसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, इसको रिमूव कर सकते हैं हम क्लार्क्स मेथड से। ये क्वेश्चन बार बार एनडीए में पूछा गया है। जब भी परमानेंट हार्डनेस की बात हो तो इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहला मेथड है वॉशिंग सोडा। दूसरा मेथड है कैल्गन प्रोसेस। इन सब चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ कवर हो गए। आज तक एनडीए में फ्रॉम 2012 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब यहीं से आए हुए हैं, तो आप इनको कॉपी में नोट करेंगे। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स विल नॉट गिव अ सूटी फ्लेम। फर्स्ट ऑप्शन इज बेंजीन, हेक्सेन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन देख के क्लिक कर देंगे क्योंकि बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन एक दूसरे के डेरिवेटिव्स हैं, तो हमारा अलग से जो ऑप्शन दिख रहा है वो है हेक्सेन, तो हेक्सेन आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, सूटी एंड नॉन सूटी फ्लेम। मेरे पास दो तरीके के होंगे कंपाउंड, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड इन द सेंस अगर जिसके लास्ट में एन लिखा हो, वो सैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड वो होंगे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसके लास्ट में इन या आइन लिखा हो। तो आंसर टिक करने का बहुत आसान सा तरीका है। सैचुरेटेड वो हैं जिनके एंड में एन लिखा होगा, अनसैचुरेटेड वो हैं जिनके एंड में इन और आइन लिखा होगा। नॉट गिव सूटी फ्लेम। सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत बढ़िया जलते हैं जिनकी ब्लू कलर नॉन सूटी फ्लेम आता है। बाकी जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये बढ़िया नहीं जलते, इनकी येलो कलर की सूटी फ्लेम आती है। वो इसलिए होता है क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड कंप्लीट कंबशन दिखाते हैं जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंप्लीट कंबशन नहीं दिखा पाते। तो हमारा आंसर टिक करने का आंसर क्लिक एकदम करना है, जहां पे एन लिखा होगा वो क्या देंगे, नॉन सूटी फ्लेम देंगे और वो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। तो आंसर हो गया एन हेक्सेन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज to weld metals together high temperature is required, such a high temperature is obtained by burning। this क्वेश्चन दो बार पूछा गया है ये, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे। जब भी वेल्डिंग का क्वेश्चन आए तो एसिटाइलिन इन ऑक्सीजन इज द आंसर। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉपी में नोट बना के नोट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एनडीए के पेपर में आया हुआ है। Our next question is which of the following is called syngas। सो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था सिंथेसिस गैस हो, वाटर गैस हो या सिन गैस, सबका एक ही फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला है CO प्लस H2। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज Na2CO3, NaSCO3, CaCO3, NaOH।
सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले बेकिंग सोडा की बात होती है। बेकिंग सोडा का जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। हियर Na2CO3 डॉट 10H2O जो होता है वो हमारा होता है वॉशिंग सोडा, और NaHCO3 होता है हमारा बेकिंग सोडा। और CaCO3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मैं चाहे लाइमस्टोन कहूँ, चाहे चौक कहूँ, चाहे मार्बल कहूँ, जब भी ये तीन ऑप्शन आएंगे तो आंसर उसका हमेशा CaCO3 होगा। NaOH को मैं कॉस्टिक सोडा कहता हूँ, NaOH को मैं कॉस्टिक सोडा कहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो होता है कि Na2CO3 डॉट 10H2O जो वॉशिंग सोडा है ये किस प्रोसेस से बनता है, तो उसका आंसर होगा सॉल्वे प्रोसेस। सो our next question is addition of gypsum to cement। तो सीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से भी कई तरीके के सवाल आते हैं, तो हम सीमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम सीमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सीमेंट से किस किस तरीके के सवाल आते हैं। सबसे पहला आता है सीमेंट की कंपोजिशन से। तो सीमेंट की कंपोजिशन में क्या क्या यूज होता है, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद हम नोट करेंगे SiO2, फिर हम नोट करेंगे उसके बाद MgO, उसके बाद हम नोट करेंगे Al2O3, उसके बाद हम नोट करेंगे Fe2O3। तो ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये ऑप्शन डायरेक्ट पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड को मैं 60 to 70% यूज़ करता हूँ सीमेंट में। उसके बाद SiO2 20 से 25% यूज़ होता है, बाकी रेस्ट % इनका यूज़ होता है। SiO2 का डायरेक्ट सवाल भी बना है कि सैंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका आंसर होगा SiO2। उसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट में दूसरा किस तरीके का सवाल आता है। सीमेंट में दूसरा सवाल आता है, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में लिखा रहता है कि जो सीमेंट होता है मेरा उसके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। तो सीमेंट के रॉ मटेरियल में तीन ऑप्शन हमेशा देगा वो, एक होगा लाइमस्टोन, दूसरा होगा क्ले और तीसरा होगा जिप्सम। तो आपको जहां भी ये तीन ऑप्शन दिखेंगे आप बिल्कुल टिक कर देंगे उन ऑप्शंस को, ठीक है, लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। आइए देखते हैं सीमेंट बनता कैसे है। जब भी मैं लाइमस्टोन को क्ले के साथ मिला के हीट करता हूं तो मेरा बनता है सीमेंट क्लिंकर। इस सीमेंट क्लिंकर में मैं जिप्सम मिलाता हूं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया एनडी के एग्जाम में, CaSO4.2H2O, तो मेरा बनेगा सीमेंट। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जिप्सम का यूज क्यों करते हैं। तो जिप्सम का यूज हम करते हैं सेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए। सेटिंग टाइम को रिड्यूस करने का हमारा मेन क्राइटेरिया ये होता है ताकि जब भी सीमेंट एकदम से सेटिंग करेगा तो उसमें क्रैक्स ना पड़े। तो सेटिंग टाइम रिड्यूस होने का मतलब है कि उसमें क्रैक्स पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो भी सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा, जिसमें जिप्सम नहीं मिला होगा, वो क्या होगा, वो क्रैक प्रोड्यूस कर देगा, और जो कि हमारे लिए सही नहीं है। हम फिर से एक बार क्वेश्चन आते हैं, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सीमेंट। तो पहला ऑप्शन है रिड्यूस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो हमारा आंसर यही होगा, रिड्यूस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट से इस तरीके से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितना आपको नोट कराया गया है वो आपके पूरा सीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर सीमेंट से पूछा जाएगा तो। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोप इज दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ। तो ऑप्शन है स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ऑल ऑफ दिस। तो कभी भी सोप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखना, सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑल थ्री एसिड्स। सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑल थ्री एसिड्स। ये तीन एसिड्स हमेशा पूछी जाएंगी आपसे, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। दीज आर फैटी एसिड्स। स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है हमारा। तो ये सब क्या है, हमारी फैटी एसिड्स हैं, और क्वेश्चन हमेशा इन तीन ऑप्शन से ही पूछा गया है एनडीए के सवाल में।
तो आप देखेंगे कि जब भी सोप का क्वेश्चन आएगा तो सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑल 3 एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। इसके बाहर कोई ऑप्शन एनडीए में आज तक नहीं पूछा गया है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजिबल लाइट, यूवी लाइट एंड एक्स रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हर साल एनडीए प्लस सीडीएस में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि हमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्या हो छूटे ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करते हुए चलेंगे। याद करने का तरीका है गाड़ी एक्स यू वी आई एम आर, इस तरीके से याद करेंगे। गाड़ी एक्स यू वी आई एम आर, गाड़ी फॉर गामा रेज, एक्स फॉर एक्स रेज, ये यूवी रेज। अगला है विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और लास्ट है रेडियो वेव्स। सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो मैं याद करने का आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से जब भी सवाल आएगा तो आपसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बेसिस पे आएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा आखिरी है रेडियो वेव्स। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। जब भी मैं विजिबल की बात करता हूं तो विजिबल 7 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा विबग्योर में सबसे आखिरी कलर होता है आर, आर फॉर रेड, और हमें पता है कि रेड की होती है मैक्सिमम वेवलेंथ। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है राइट से लेफ्ट आने में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो इधर आर फॉर रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो अगर मैं कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं तो आर से आर याद करेंगे, आर फॉर रेड और आर फॉर रेडियो वेव्स, इसकी भी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो ऊपर से नीचे हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आपको अगर एक भी ट्रेंड याद है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला आता है एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां से एक बात पता चल रही है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जाहिर सी बात है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जैसे सबसे ज्यादा गामा रेज की फ्रीक्वेंसी है तो इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। हम फिर से क्वेश्चन में आते हैं। तो द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ एक्सरे। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो हमें पता है गाड़ी एक्स यू वी आई एम आर, तो हमें पता है कि UV विजिबल से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेवलेंथ कम होगी। विजिबल लाइट की वेवलेंथ UV लाइट से ज्यादा है, नीचे को वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला है हमारा द एनर्जी ऑफ एक्स रे इज हायर देन दैट ऑफ UV लाइट। मैंने बताया था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ को इंक्रीज कर रही है, तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूं तो एक्स रेज मेरी दूसरे नंबर पे है, तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो मेरा दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तीसरा है द एनर्जी ऑफ UV इज लेस देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। तो देखिए एनर्जी ऑफ UV इज लेस देन विजिबल लाइट, ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग है, क्योंकि UV लाइट अगर आप देखें तो UV विजिबल से ऊपर है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर है एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली। तो एटॉमिक मास होता है जो हमारा होता है न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है, और हमारा न्यूक्लियस कंसीडर करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अगर इन दोनों का सम मैं करूं तो मेरा एटॉमिक मास बन के आ जाता है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रॉन वर्ड डिस्कवर्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन इज जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन एंड जॉन डाल्टन। तो हम सबकी डिस्कवरी से रिलेटेड बात करेंगे। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, इसका आंसर है जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड की जब भी बात करेंगे तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया एनडी में, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। और जब भी जे थॉमसन की बात करी जाए तो इन्होंने करी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, और जॉन डाल्टन थे जिन्होंने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी।
जिन्होंने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी। और ये सारे तरीके के क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को पिकअप करा है कि जो हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ, ताकि अभी हमारे पास समय की वैसी लिमिटेशन है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कंप्रेसिबिलिटी पे और दूसरा क्वेश्चन आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो बिल्कुल याद करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जब भी कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस की होती है, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाए तो सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। तो इन्हीं 2 ऑर्डरों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही नोट करके याद करना है। So our next question is, when a solid is heated, it turns directly into gas. The process is called solid directly into gas. तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा सब्लिमेशन। लेकिन हम पूरा चार्ट कवर करते हैं इससे रिलेटेड। जब भी पूछा जाए तो हम इस चार्ट को याद करके जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम इस चार्ट को पूरी तरीके से याद करें तो हम इससे रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं छोड़ सकते। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने को कहते हैं हम फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को कहेंगे हम एवापोरेशन, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने को कहेंगे हम कंडेंसेशन, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने को कहेंगे हम डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को हम कहेंगे हम सब्लिमेशन। तो हमारा क्वेश्चन सब्लिमेशन था, तो हमने सब्लिमेशन कर दिया इजीली। इस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका ना छूटे। So our next question is, copper gains a green coat on its surface due to the formation of which of the following compounds? तो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर नाइट्रेट। सबका कलर हम याद करेंगे क्योंकि हर बार कॉपर से एक क्वेश्चन जरूर आता है कॉपर के कलर से। तो कॉपर कार्बोनेट का कलर होता है ग्रीन। तो जैसा कि ग्रीन पूछा है तो हमारा पहला ऑप्शन क्लियर सही हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड जब भी पूछे तो उसका कलर होगा ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। कॉपर सल्फेट का होता है क्रिस्टलाइन ब्लू होता है, इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट से आपका सवाल पूछा गया है। कॉपर कार्बोनेट का कलर होता है ग्रीन, कॉपर ऑक्साइड का होता है ब्लैक, कॉपर सल्फेट का होता है ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं और इसका कलर भी ब्लू होता है क्रिस्टलाइन, और कॉपर नाइट्रेट का कलर भी ब्लू होता है। तो इस चीज को नोट करेंगे क्योंकि हर एक कंपाउंड के कलर से सवाल एनडीए में पूछा गया है।